69वीं बीपीएससी के लिए आज हम लोग 30 प्रश्नों के दूसरे सेट को पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, बताइएगा लोग कि गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही थी? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, शेक्सपियर से। तो एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? सभी से। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाए। अब देखिए, गांधीवादी विचारधारा जो थी वह जॉन रस्किन की किताब ऑन टू दी लास्ट पढ़ने के बाद गांधी जी ने कहा था कि जॉन रस्किन की जो किताब थी ऑन टू दिस लास्ट, उसको पढ़ने के बाद गांधी जी का विचार जो है रातों रात बदल गए थे। और गांधी जी ने ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक का गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से भी अनुवाद किया। तो यहाँ बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक किसने लिखी? जॉन रस्किन ने। और जॉन रस्किन की जो किताब थी ऑन टू दिस लास्ट, इसको पढ़ने के बाद गांधी जी का विचार रातों रात बदल गया था और गांधी जी ने ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक का गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से अनुवाद भी किया था। ठीक है। दूसरा है हेनरी डेविड थोरो। तो थोरो द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड मस्केटा क्वीड और वाल्डेन। ये सभी किताब भी गांधी जी ने पढ़ा था। और थोरो का जो ये किताब था सिविल डिसोबीडियंस, इसी को पढ़कर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिद्धांत को सीखा था, सीडीएम। तो सिविल डिसोबीडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड थोरो। ठीक है। तीसरा है टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय की महत्वपूर्ण रचना है वार एंड पीस। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। और इस वार एंड पीस से गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे। और टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सन 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना भी की थी। ठीक है। महात्मा गांधी जो थे वह वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों में से एक थे। और वैष्णव धर्म से संबंधित जो है एक संत थे गुजरात के, जिसका नाम था नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता के द्वारा ही एक भजन की रचना की गई थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना। उस भजन को गांधी जी बहुत ज्यादा बार सुनते थे। उसके अलावा महात्मा गांधी वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। श्रीमद् भागवत गीता का भी गांधी जी पर सबसे अधिक प्रभाव हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि गांधीवादी जो विचारधारा है वह ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन से भी प्रभावित हुए। और ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक का उन्होंने गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से अनुवाद भी किया। उसके अलावा वाल्डेन और मस्केटा क्वीड और सिविल डिसोबीडियंस पुस्तक के लेखक डेविड थोरो से भी गांधी जी काफी प्रभावित हुए। और सिविल डिसोबीडियंस पुस्तक के लेखक जो डेविड थोरो से, उन्हीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन सीडीएम को चलाया था 1930 में। ठीक है। और उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है वार एंड पीस, युद्ध और शांति। और उससे जो है गांधी जी काफी प्रभावित हुए। और टॉल्स्टॉय से ही प्रभावित होकर गांधी जी ने 1910 में साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। महात्मा गांधी वैष्णव धर्म से भी प्रभावित थे। और वैष्णव धर्म से ही नरसिंह मेहता गुजरात के भक्तिकालीन संत थे। और नरसिंह मेहता के द्वारा ही वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जाने ना से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए। और श्रीमद् भागवत गीता से भी। तो गांधी जी किससे किससे प्रभावित हुए? जॉन लियो टॉल्स्टॉय, ठीक, जॉन रस्किन, जिनका पुस्तक का क्या नाम है? ऑन टू दी लास्ट। डेविड थोरो का है सिविल डिसोबीडियंस। उसके अलावा लियो टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस है, उससे भी, भगवत गीता से भी, वैष्णव धर्म से भी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत किस आंदोलन से संबंधित थे? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत, तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित किसान नेता मोतीलाल तेजावत थे। और मोतीलाल तेजावत को राजस्थान के आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान के आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। और यह मेवाड़ भील आदिवासी आंदोलन के नेता थे। बनवासी संघ की इन्होंने स्थापना की थी मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत ने भीर, गरसिया,
जनजातियों को संगठित कर सामंती अत्याचार का विरोध किया। मोतीलाल तेजावत ने 1920-22 में आदिवासियों के हितों को लेकर मातृकुंडिया नामक स्थान पर एक ही आंदोलन शुरू किया। ठीक है, 1922 ईस्वी में एक ही आंदोलन के दौरान दाद वाब गांव में भू राजस्व व्यवस्था, जागीरदार कानूनों आदि का विरोध करने के कारण मेजर एच.जी. सुहन के आदेश पर गोली चलाने से 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि मेवाड़ भील आंदोलन आदिवासियों का आंदोलन था, इसके नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत ने जो है 1920-22 के दौरान आदिवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, और इसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा 1000 से अधिक व्यक्तियों को मार दिया गया था। और ये आंदोलन जो था वो भू राजस्व व्यवस्था यानी कि जमीन का जो टैक्स है, टैक्सेशन और जागीरदारी कानून के विरोध में था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधान को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना कौन चाह रहा था? कौन सा वो गवर्नर जनरल था जो चाह रहा था? तो इसका उत्तर होगा कि अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। और प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या है? 1918 तक। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1915 में लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वीकृत हुआ। रॉलेट कमेटी ने सिफारिश किया कि भारत की रक्षा अधिनियम के कठोर और दमनकारी प्रावधानों को लागू किया जाए। तब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दरबार हुआ था, और उसमें रानी मेरी आई थी, और उसी में क्या किया गया था? बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और बंगाल से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले जाया गया, और बिहार को एक अलग प्रांत की स्थापना कर दी गई थी। तो यहां से ये प्रश्न था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना कौन चाह रहा था? द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ध्यान देने योग्य बात है कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पारित किया गया। और इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, 12 बजे रात को। काहे 12 बजे रात को फहराया? अंग्रेज देखेगा नहीं, बवाल हो जाता। और इस अधिवेशन में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, और वर्तमान समय में देश की आजादी में 26 जनवरी 1950 को संविधान के पूर्ण रूप से लागू करने के कारण ऐतिहासिक तिथि को स्मरण रखना जरूरी है। अब कुछ और चीजें देखा जाए कि स्वराज विधेयक जो है 1895 में कौन लाया था? बाल गंगाधर तिलक। बहुत अच्छा, क्योंकि वही बार बार कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। तो स्वराज विधेयक जब पूछेगा तो 1895 में बीजी तिलक। स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में कौन वो व्यक्ति था जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में किसने, ध्यान से बात सुनिए, शब्दों को अंतर रखना है। स्वराज विधेयक किसने पारित किया? तो 1895 में बीजी तिलक। स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में कौन लाया? तो कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। ध्यान से सुनते चलिए। और पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट स्वराज चाहिए
तो कंप्लीट स्वराज का प्रस्ताव जो है हसरत मोहानी नाम के व्यक्ति ने अहमदाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में रखा, लेकिन पारित नहीं हुआ। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी हुआ है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति ने कांग्रेस के समक्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा पहली बार? तो हसरत मोहानी। कहाँ रखे थे? अहमदाबाद में। हसरत मोहानी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में रखा था। तो वह प्रथम व्यक्ति कौन था जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा? हसरत मोहानी। कहाँ रखा? अहमदाबाद अधिवेशन में। ये प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी हुआ है। अच्छा, 1927 का मद्रास कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर एम.ए. अंसारी। और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यहाँ भी पारित नहीं हुआ। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो ये सारा कहानी जो था पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का था कि सबसे पहले स्वराज विधेयक 1895 बीजी तिलक, स्वदेशी स्वराज और स्वदेशी में अंतर है। स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखने वाला प्रथम व्यक्ति कहाँ रखा था? अहमदाबाद में। अच्छा, लेकिन पारित नहीं हुआ। फिर 1927 में मद्रास कांग्रेस का अधिवेशन होता है एम.ए. अंसारी, लेकिन वहां भी पारित नहीं हुआ। और फिर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया, और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, और यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को 26 तब से 26 जनवरी 30 से मनाया जाता है। 26 जनवरी को हाँ, याद रखने के लिए अब जो है 26 जनवरी 50 को से शुरू होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? विजय या मौत, करो या मरो, अभी या कभी नहीं, अंत तक लड़ो। तो इसका उत्तर होगा अंत तक लड़ो। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। क्विट इंडिया मूवमेंट जब कहेगा भारत छोड़ो का स्लोगन, तो यूसुफ मेहर अली होंगे। करो या मरो का नारा कहेगा डू और डाई, तो महात्मा गांधी हो गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। लेकिन दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी द्वारा जो स्लोगन दिया गया उसका नाम था अंत तक लड़ो। गांधी जी ने उस समय वायसराय कौन था? 1926 से 31 लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी। गांधी जी के मांगों पर कोई उत्तर नहीं दिया इरविन। गांधी जी ने सीडीएम शुरू कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, डेविड थोरो, याद आया? सिविल डिसोबीडियंस किसका पुस्तक है? डेविड थोरो का। ऑन टू दिस लास्ट जॉन रस्किन का। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। तो गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी, ठीक है, लेकिन इरविन कोई उत्तर नहीं दिया। तो गांधी जी ने सोचा कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। इसके लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च आरंभ कर दिया। और इसमें बिहार का एकमात्र कौन व्यक्ति था? गिरधर चौधरी। गिरधर चौधरी 78 व्यक्तियों में गिरधर चौधरी भी था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कितना दिन हो रहा है? जोड़िए तो। 12 मार्च से। हाँ जोड़िए। 19 दिन, 9-5 24 दिन। 24 दिन बाद, यानी कि टोटल डेटो देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि इसमें दिनों पूछ लिया है। कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। कहां से शुरू हुआ नमक यात्रा? आश्रम से शुरू हो गया, और 24 दिन बाद पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930। तो दिनों पूछ लिया है। हालांकि पहुंचा था लोग 5 अप्रैल को साँझ हो गया था। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च
और मुसोलिनी का मिलान से रोम मार्च। सुभाष चंद्र बोस तो अपने थे एकदम ठाए ठाए मारेंगे भगा देंगे, तो वैसे ही देखिए किससे चर्चा कर दिए, नेपोलियन से। नेपोलियन से। और तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का क्या था, आजाद हिंद फौज बनाए, हमला किए अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो इन्हीं लोगों का नाम लेंगे। नेपोलियन तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस और मुसोलिनी के मिलान से रोम मार्च से की। गांधी जी को बंदी बनाने के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। बहुत बार पूछा जाता है कि नमक का जो ये था सीडीएम जो चल रहा था, नमक जब कानून तोड़े तो उसके बाद गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसका नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी ने। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसाना सत्याग्रह उल्लेखनीय है। धरसाना नामक सत्याग्रह जो था बंबई में, महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री था जहां नमक बनता था, और उसी पर इन लोगों का विचार था कि हम लोग धावा बोलेंगे। लेकिन जब इन लोग धावा बोला तो इन लोगों को लोहे एवं पीतल के मुठ लगे लाठियों से इतना पीटा गया, माने जो देश के लोग थे, जिसका जवाब नहीं, और जिसका विवरण एक अमेरिकी पत्रकार भी किया है कि उतना मार मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। तो धरसाना जो नमक कारखाना था महाराष्ट्र में था, तो वहां पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसाना में उल्लेखनीय है। ठीक है। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने, देखिए कौन पत्रकार था वो, बेब मिलर ने धरसाना सत्याग्रह की प्रशंसा की है, और इसने कहा है कि माने निर्दयता से किसी को कोई नहीं पीट सकता है जितना अंग्रेजी सिपाहियों ने भारतीय को पीटा। क्रूरता इतना माने कोई नहीं दिखा सकता है। तो वह कौन पत्रकार था जिसने धरसाना नामक सत्याग्रह की प्रशंसा की? बेब मिलर। 11 सूत्री मांगों के संदर्भ में गांधी जी का कथन है कि हमने रोटी मांगा था लेकिन बदले में पत्थर मिला। पत्थर मिला शब्द को याद रखना है, लिख देगा ऑप्शन में, बीपीएससी को जानबे करते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। वहां लिख देगा कि मैंने रोटी मांगा और रोटी के बजाय हमको लाठी मिला, मार दीजिएगा लाठी। ऑप्शन बी में रहेगा पत्थर, ऑप्शन सी में रहेगा पानी, ऑप्शन डी में रहेगा बांस, क्या मारिएगा। इसलिए शब्द को याद रखना है कि 11 सूत्री मांग जो लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी रखे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने रोटी मांगा लेकिन रोटी के बदले हमको पत्थर मिला। गांधी जी का कथन है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन मार्च 1931 में गांधी जी का कथन है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, और ये जो है कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन में बहुत अच्छा काम हुआ है। और कराची अधिवेशन में कौन है हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं 1931 वाला जो कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और यहीं पर मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया है। यह वही मौलिक अधिकार है जिसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था, पाकिस्तान में अभी है, और उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, लौह पुरुष। और उन्हीं की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया, कहाँ पारित किया? कराची अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है। और उसी अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलिए। अच्छा, तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? 6 प्रांत पूछ रहा है ना यहाँ पर, ऑप्शन ई दे रहा है जी। ना सॉरी देखिए, कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाई नो चीज कह रहा है। तो 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, लेकिन बहुमत 6 प्रांतों में ही मिला था। देखिए यही ना कहा जाता है, यही है बीपीएससी। चीजों को ध्यान से अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो हमसे भी सबसे गलती होगा। यहाँ पर प्रश्न में यह कह रहा था कि 1937 में जो आम चुनाव कराए गए, तो कितने राज्यों में जो है या प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? तो 8 प्रांतों में। यह भी प्रश्न पूछता है कि कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला? तो सिर्फ 6 प्रांतों में।
भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में 11 ब्रिटिश भारत प्रांतों में चुनाव हुए थे। 11 में चुनाव हुआ, 8 में कांग्रेस सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिला 6 प्रांतों में। कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये कैसे लिख रहा है जी? ये सब उचित ठीक नहीं है। यही ना कहा जाता है, कोई किताब पढ़िएगा तो यही सब गलती होते रहेगा। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो था 36 से 1943। लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 1943 तक पहली बार चुनाव कराए गए और कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई और प्रथम जो 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। ठीक है। ओ हो, यहां कह रहा है पूर्ण बहुमत ना। पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत में अंतर नहीं है। स्पष्ट बहुमत का मतलब क्या हो गया? मतलब सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। हाँ। लेकिन पूर्ण बहुमत का मतलब हुआ कि फुल फ्लेजर सरकार बनाने के लिए तो शब्दों पर जाना है। चलिए, वर्ष 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया था। हालांकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें प्रथम 6 प्रांतों में जो है उसको स्पष्ट बहुमत मिला था। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत का बात किया जाए तो वह 5 प्रांत थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। वे थे आपको बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, मद्रास और मध्य प्रांत। ठीक है। तो यहां से मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि वर्ष 1937 का जो चुनाव कराया गया वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चुना गया। उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है। 1936 से 43 और कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बना ली, मंत्रिमंडल का निर्माण कर लिया। ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, जिसमें प्रथम 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था। तो यहां ध्यान देना है कि वे कौन से प्रांत हैं जहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी। तो 5 हैं, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश। बॉम्बे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार बनाई। सिंध और असम की सरकार में भी कांग्रेस पार्टी शामिल हुई। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार बनाई। ठीक है। मुस्लिम लीग वाला वही अमीर सुहरावर्दी। पंजाब में सिकंदर हयात खान और बंगाल में फजलुल हक प्रधानमंत्री बना। पंजाब में कौन बना था? सिकंदर हयात खान और बंगाल में फजलुल हक। क्लियर हो गया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र। तो यहां प्रश्न उठता है कि जो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के कारण, तो कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया क्यों? बात तब की है कि यहां पर क्या हुआ, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक दिया और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया कि न कोई भाई और ना कोनो पाई, और इसके द्वारा अपने जो भी शासित प्रांत थे 8 प्रांत, उससे कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। और इसी त्याग पत्र देने के कारण जो है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि ना कोई भाई ना कोई पाई, हमको काहे लस हम तुम्हारे ना भाई मांगता रहा ना पाइए देता रहा, मैंने का मतलब है तरह से भाई ना आजादा करता रहता, ऐसा हमरा कौन त्याग पत्र देता नहीं। 8 प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया और इसी कारण जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों के परामर्श के भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया गया, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये तो पूरा ब्रिटिश भारत प्रांत का है, लेकिन बिहार की कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने क्यों त्यागपत्र दिया? क्योंकि राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर बहुत सारे जो राजनेता थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, उनको जो है जेलों में बंद रखा गया था, तो उनको रिहाई नहीं हो रहा था। इसी राजनीतिक बंदियों के प्रश्न पर राज्यपाल से मनमुटाव हो गया। सैम्पटन प्रश्न पूछा है ना, बिहार के प्रथम राज्यपाल सैम्पटन। इस तरह होगा तो रामदयालु सिंह हो जाएंगे।
क्लियर है? जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए तो कौन राज्यपाल था बिहार का? प्रथम राज्यपाल सैम्पटन। नेक्स्ट प्रश्न में चलिए, तो 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? तो 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला? 6 प्रांतों में। और कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला? 5 प्रांतों में। कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था? 11 प्रांतों में। कब चुनाव हुआ? 1937 में। किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? 35 के अंतर्गत। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, 36 से 43। क्लियर है? और कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि न कोई भाई न कोई पाई, कहे सेकेंड वर्ल्ड वार में हमको शामिल किए हैं। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। और बिहार के मंत्रिमंडल ने क्यों त्याग पत्र दिया? बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, यह कथन है कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय योगी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में यह कथन है कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में मर जाएंगे, यानी कि दिवंगत हो जाएंगे। यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है और यह कथन महात्मा गांधी का है। या तो हम आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में मर जाएंगे, दिवंगत हो जाएंगे। उसके अलावा करो मरो का भी नारा दिया था गांधी जी ने। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने ओजपूर्ण भाषण के दौरान कथन ये कहा था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने भाषण दिया और कहा कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि उस दिन गांधी जी पैगंबर के अवतार होकर भाषण दे रहे थे। यहाँ शब्द जो प्रयोग किया गया है कि पैगंबर के अवतार होकर भाषण दे रहे थे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो राजनेता थे वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े। ठीक है? पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के बहुत बड़े चेला थे और यही चाहते थे कि कांग्रेस के ये अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन बात है तब की 1939 की, और वहां पर विवाद हो जाता है सुभाष चंद्र बोस से, और सुभाष चंद्र बोस भारी मतों से जीत जाते हैं। ठीक है, रुक जाइए 1 सेकंड, नहीं तो बहुत बार फंसता है। देखिए हम्म 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, और इसी में विवाद हो गया था। देखिए 1938 में सबसे पहले हरिपुरा गुजरात में हुआ। सुभाष चंद्र बोस बीज गए थे। हरिपुरा कहाँ है? बहुत पूछा जाता है। गुजरात में। और त्रिपुरी एमपी में है, एमपी के जबलपुर में। तो यही 1938 में बन गए। कौन? हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस। 1939 में क्या हो गया? त्रिपुरी में बने। ठीक है, और यहाँ पर त्रिपुरी में जब बन गए तो बहुत ज्यादा विवाद हो गया पट्टाभी सीतारामैया से, और काफी कम वोट से वो जीत हारे थे। माने बहुत ज्यादा वोट मिल गया था इनको, सुभाष चंद्र बोस को। और पट्टाभी सीतारामैया के नाम का प्रस्ताव गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं, मेरा हार है। इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की एवं फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का भी निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, तो यहां से हम लोग आते हैं प्रश्न पर कि पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है 8 अगस्त 1942 को जब बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने भाषण दिया कि हम या तो भारत को आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसी चीज को पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि उस दिन गांधी जी पैगंबर के अवतार के रूप में भाषण दे रहे थे। पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का अधिकृत या औपचारिक इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने ही लिखा है। गांधी जी अपने 45 मिनट के भाषण में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का आश्वासन दिया। हाँ, और गांधी जी के भाषण का सार तत्व था करो या मरो। मैंने कहने का मतलब है भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। इसका मतलब था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट, यूसुफ मेहर अली। लेकिन भारत छोड़ो का नारा करो मरो का नारा गांधी जी।
साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। तो साइमन गो बैक कब हुआ था? 1928 में जब आया था साइमन लाला लाजपत राय, उसी में ना साइमन गो बैक का लाहौर में नारा लगा रहे थे कि लाठी मारा जेम्स स्कॉट और लाठी से इनके सीने की हड्डी टूट गई, मर गए। कौन? लाला लाजपत राय। लेकिन मारना था तो स्कॉट को, लेकिन धोखे से मार दिया लो सैंडर्स को, ही लो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और उसका एगो रीडर था सैंडर्स का, चरण सिंह, वो भी मारा गया। ठीक है, तो ये फांसी जो हुआ है ना भगत सिंह इन लोगों को, उसी के हत्याकांड में हुआ है। सैंडर्स को मारना नहीं था, मारना था स्कॉट को। तो भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन और साइमन गो बैक का स्लोगन किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। ये महाराष्ट्र के पत्रकार थे। ठीक है, संपादक पेपर ऊपर में। और करोमर का नारा गांधी जी। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं कि आजाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है? आजाद हिंद फौज दिवस, ठीक है, 12 नवंबर 1945 को, कि 11 नवंबर 45 को, कि 5 नवंबर 45 को, कि 10 नवंबर 1945 को? तो 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। दिवस कह रहा है, तो आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन 1 से 11 नवंबर 1945 को मनाया गया और 12 नवंबर को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था उस समय 45 में। इसके द्वारा भारतीय एकता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया गया। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन की स्थापना 1942 में की गई थी और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा, खूब ध्यान से सुनिएगा लो आप लोग, कि आजाद हिंद फौज तो कैप्टन मोहन सिंह, आजाद हिंद सरकार तो सौ से सुभाष चंद्र बोस, तो सौ से सरकार। जब भी कहेगा आजाद हिंद सरकार तो 100 सरकार में 100 है तो सुभाष चंद्र बोस होंगे। सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना भी सरकार दिया गई सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चला और 1945 में मुकदमा चलाया गया, जिसे नवंबर मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन लॉर्ड बेवेल ने लोगों के दबाव में आकर माफ कर दिया था। यहाँ से एक भुल्ला भाई देसाई का नाम आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सा क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस ने किया था। ये वही रास बिहारी बोस है जो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम मारे, हाथी पर था, गिर गया, घायल हो गया, लेकिन बच गया तो भाग गए इंडिया से। और उसमें मास्टर अमीन चंद दीनानाथ इन लोगों को नरेंद्र गोसाई जाके दे दिया गवाही दिल्ली बम कांड में। रास बिहारी बोस फरार हो गए थे, माने चले गए थे देश छोड़कर। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रास बिहारी बोस को। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1942 कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन असफल रहा। और भारत की, तो देखिए, जब भी कहेगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना, नहीं, आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह मारिएगा। अगर ये पूछेगा ना कि सफलतापूर्वक कहिएगा, तब जाके होंगे रास बिहारी बोस। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे और भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी गए। वह जर्मन में विदेशी मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्री इंडिया सेंटर कहाँ था? जर्मनी विदेश मंत्रालय में सहयोग से। अब 1942 में सुभाष चंद्र बोस उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए और भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। माने उत्तरी अफ्रीका में जो भी भारतीय युद्धबंदी, अफ्रीका में जो पकड़े गए थे भारतीय युद्धबंदी, उन्हीं को भर्ती कर लिया अपने सैनिकों में और 10,000 सैनिकों का दल गठन किया, और जिसे ही फ्री इंडियन लीजन सेना कहा गया। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया और आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का क्या नाम है? सुभाष, गांधी और नेहरू। और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। तो किनको ही छोड़े हैं किसी को? सुभाष ब्रिगेड बनाए, गांधी जी के भी नाम दे दिए, नेहरू जी के नाम दे दिए, महिलाओं में लक्ष्मीबाई का। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे के ही समान था, लेकिन उस पर चरखा नहीं, दहाड़ता हुआ शेर था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान एवं निकोबार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम रखा था शहीद और निकोबार का रखा था स्वराज। क्लियर है? और आज यही नाम कौन रख दिए? मोदी साहब रख दिए। अंडमान को अब अंडमान नहीं कहना है, शहीद द्वीप कहना है, और निकोबार को स्वराज द्वीप कहना है। ठीक है, अब देखिए क्लियर कैसे कीजिएगा, ये दोनों में फंसेगा कि कौन शहीद है कौन स्वराज है। तो निकोबार में रहबा तो स्वराज में भी रहबा, एक ही को याद रखना है क्या? निकोबार स्वराज, निकोबार स्वराज, और अंडमान का अपने शहीद हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो उस समय जीते थे, 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया। ठीक है, और 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस। टोक्यो जाते हुए तो इनका मृत्यु हो गया, वो अभी गलत चीज है, वो छोड़िए। कटक में जन्म हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुडियान ढिल्लर और मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का मुकदमा लाल किला दिल्ली पर चलाया गया, और उसे ही लाल किला मुकदमा, नवंबर मुकदमा भी कहा गया। 1945 में मुकदमा से वायसराय ने की लॉर्ड बेवेल ने सजा माफ कर दी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा असफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में, यही ने प्रश्न पूछा था 66 बीपीएससी में, कि आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से किसके नेतृत्व में लड़ा गया था केस? तो भुल्ला भाई देसाई थे, और साइड में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा असफ अली, के.एन. काटजू भी सहयोग है। मैंने इतना वकील लो रहे लो, तो नेतृत्व के कैलाश? भुल्ला भाई देसाई। आ इनका संगे और के वकील रहे? जवाहरलाल नेहरू, और हाँ बोलिए। मैंने भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में तो लड़ा गया। और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अरुणा असफ अली, के.एम. काटजू, तेज बहादुर सप्रू। ये नेतृत्व पार्ता कौन थे? भुल्ला भाई देसाई। क्लियर है? यही प्रश्न पूछा था 66 बीपीएससी में, कि आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों का की तरफ से किसके नेतृत्व में केस लड़ा गया? भुल्ला भाई देसाई। और सहयोगी में जवाहरलाल नेहरू, के.एम. काटजू, अरुणा असफ अली, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और लॉर्ड बेवेल ने सजा माफ कर दी। अब यहाँ से प्रश्न बार बार ये चीज का आता है कि लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल क्या है? 44 से 47। ठीक है, और 36 से 43 लिन लिथगो। अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 23। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपाली फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, यहाँ पर ध्यान देना है यह कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही हो गया था। भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ, बिल्कुल सही है, यानी कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना कि सिर्फ वहां मुस्लिम ही रहेंगे। भारत के विभाजन को रोकने का प्रयास औपचारिक रूप से कैबिनेट मिशन के द्वारा अंतिम रूप से किया गया। विभाजन रोकने का प्रयास औपचारिक रूप से अंतिम प्रयास कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन जो था भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और ये प्रश्न 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है। हाँ, एलेक्जेंडर और एबी एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक और था, अरे था इधर, क्या बोलते हैं जी, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टोफेट क्रिप्स वो अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का,
ठीक है। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था, एवी एडलर नौसेना मंत्री था, और कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। तो कहने का मतलब है कि ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था? पैथिक लॉरेंस। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? बेबेल। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्ताव सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान के मांग को खारिज कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन के पूर्व शिमला सम्मेलन जून जुलाई 1945 के द्वारा गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सीआर फार्मूला 1944 के द्वारा प्रथम बार विभाजन के प्रावधान था। प्रथम बार भारत के विभाजन का प्रावधान था। बाल्कन योजना देखिए, एक दिन बोले थे आप लोगों को कि बाल्कन योजना जो है ना, बाल्कन योजना, ये 3 जून योजना, ये माउंटबेटन योजना भारत के, एक बार बताए थे आप लोगों को इसी वीडियो में, किसी न किसी में है कि माउंटबेटन के दिमाग में एगो काम था। ये भारत का जो विभाजन हुआ ना, इसके कई नाम है। भारत का विभाजन, माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना, भारत की स्वतंत्रता और बाल्कन प्लान। बोले थे एक बार कि बाल्कन होगा, खोज के हार गए थे, नहीं मिला था। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? बाल्कन प्लान, 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। कोई वो नाम है? पूछ देगा कि बाल्कन प्लान क्या था? भारत का विभाजन। 3 जून योजना, भारत का विभाजन। माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चलिए। अब किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड कर्जन, उसके अलावा लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो यही होगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1909 वाला। ध्यान से देखिए अब कहानी, यही है पृथक निर्वाचन मंडल, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, और इसका कार्यकाल है 1905 से लेकर 10 तक। और इसी के समय में आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मिंटो। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन भी हुआ था, सूरत हुआ। 1907 में अंग्रेजी रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच अफगानिस्तान के मैटर को लेकर बैठक हुई। समाचार पत्र प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में 6 वर्ष का कारावास हुआ। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की पहली बार नियुक्ति हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल मार्ले एवं मिंटो सुधार अधिनियम 1906 द्वारा। मार्ले कौन था? मार्ले भारत सचिव था, और मिंटो द्वितीय गवर्नर जनरल था। तो यहां से प्रश्न था ये हम लोगों का कि किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल करने। कहने का मतलब है कि मुसलमान जहां सीट दे देंगे वहां सिर्फ मुसलमाने खड़ा होगा और उसको मुसलमाने लोग वोट देगा, मुसलमाने लोग वोट देगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। भारत परिषद एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस सुधार के द्वारा भारत में औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता को स्वीकार किया। इस प्रकार भारत में औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया गया। महात्मा गांधी का कथन है कि मार्ले मिंटो के द्वारा भारत का सर्वनाश कर दिया गया। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी कि मार्ले मिंटो ने भारत का सर्वनाश कर दिया। महात्मा गांधी ने। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के निजी सचिव गोल्ड स्मिथ ने उन्हें मुसलमानों का एक पृथक संगठन बनाने का विचार दिया था। तो किसने विचार दिया था? गोल्ड स्मिथ। भारत में अलीगढ़ को देखिए, भारत में अलीगढ़ को सांप्रदायिकता का बीजारोपण स्थल माना जाता है। मुस्लिम सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए, माने इस्लाम के धर्म में जो कुरीतियां थी, जैसे हिंदू में अनटचेबिलिटी, छुआछूत वगैरह बहुत सारा था, विवाह नहीं होता था, सती प्रथा हो जाता था, ऊंच नीच का था, मंदिरों में लोगों को प्रवेश नहीं दिया था। तो उसी तरह जो है मुस्लिम में धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान थी, और इसको दूर करने के लिए भारत में कई सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन।
अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वे सर सैयद अहमद खां थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक चाहिए, मतलब साइंस चाहिए। तो जो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे, और ये जो आंदोलन चलाया इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन, इसमें था कि मुसलमानों के लिए पश्चिमी शिक्षा एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। सर सैयद अहमद खां चाहते थे कि मुस्लिम जो वर्ग है वो पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करके प्रशासन में अपना स्थान बनाए, यानी कि सरकारी नौकरी करे, ठीक है। और उन्होंने इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी आवाज उठाया। सर सैयद अहमद खां शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता हो, परंतु अंग्रेजों की संरक्षणवादी नीति का अनुसरण करने के बाद, अंग्रेजों के शरण में जाने के बाद वे केवल मुस्लिम वर्ग के लिए कार्य करने लगे। सर सैयद अहमद खां शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, परंतु अंग्रेजों के संरक्षण में जाने के बाद वे केवल मुस्लिम वर्ग का कार्य करने लगे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध भी किया जब 1885 में हुआ था कांग्रेस का स्थापना। अलीगढ़ आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले अच्छी स्थिति में स्थापित करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये का व्यक्तिगत दान भी दिया था, ठीक है, कि अलीगढ़ आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले अच्छा कर दिया जाए, इसके लिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये का व्यक्तिगत दान भी दिया था। क्लियर है। यद्यपि यह आंदोलन मुस्लिम वर्ग की भलाई के लिए शुरू हुआ था, परंतु शीघ्र ही यह राजनीतिक एवं प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करने लगा। शुरुआत किस में हुआ था कि मुस्लिम समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करेंगे, लेकिन ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक उद्देश्य के लिए काम करने लगा। इस आंदोलन से जुड़े अन्य प्रमुख नेता कौन थे? चिराग अली, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन आदि। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खां कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए राजभक्त बने रहे। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ, लेकिन जब 1857 की क्रांति जब हो रही थी, तब सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए राजभक्त बने रहे। सर सैयद अहमद खां ने पीरी मुरीदी और दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया था, ठीक है। तहजीब उल अखलाक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तहजीब उल अखलाक पत्रिका का प्रकाशन सर सैयद अहमद खां ने। सर सैयद अहमद खां ने समकालीन वैज्ञानिक प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में कुरान पर टीका लिखा था। 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना की थी। तो कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खां ने। 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में वहीं बन गया अलीगढ़ विश्वविद्यालय। बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ सर सैयद अहमद खां ने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। ईबी शिव प्रसाद जो था सो अंग्रेजों का हिमायती था। अहमदिया आंदोलन है ये। तो खैर ये सब हुआ कार्य, यहाँ तक क्लियर है सर सैयद अहमद खां के बारे में। अब देखिए शिक्षा का जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, इसको सुन लीजिए। औपनिवेशिक जब युग चल रहा था ब्रिटिश सरकार का, तो ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि प्रत्येक भारतीय वर्ग तक शिक्षा को नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे सर्वप्रथम प्रसार के लिए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लागू किया। और इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय जो हाई क्वालिटी के जो लोग थे, उच्च वर्ग के, उनको शिक्षित किया जाए, ठीक है, जिससे छनकर शिक्षा का प्रसार निम्न वर्गों तक जाएगा। और एक सरकारी नीति के रूप में इस सिद्धांत को ऑकलैंड ने लागू किया था, परंतु शीघ्र यह नीति असफल हो गई। और इसका मुख्य कारण था कि उच्च वर्गों का ब्रिटिश सरकार में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने पर अन्य भारतीय वर्गों से पृथक रहना। माने हम उच्च जाति के बानी, हम अगर सरकार में पद प्राप्त करेनी, तो हम अब नीचे के लोग के सटक न कर बास्टेट। अतः ब्रिटिश सरकार ने 1854 का जो वुड डिस्पैच जो लागू हुआ, सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा कौन किया? मैकाले। कब? 1835 में। उसके बाद जो वुड का डिस्पैच हुआ, तो इस नीति को त्याग दिया गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा विवाद हुआ, आंग्ल पराज विवाद, ये सब चीजें हैं। अब एगो बालकन प्लान देख लीजिए लोग।
बहुत लोग विरोध किया है गांधी जी के कार्यों को, समझे ना। देखिए गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था तो यहाँ विरोधी कौन था? एनजी रंगा। एनजी रंगा जो प्रमुख किसान नेता थे एवं कृषि क्षेत्र के विद्वान थे, उन्होंने चंपारण आंदोलन का गांधी जी का विरोध किया था। लेकिन विरोध कहीं नहीं है कि विरोध मैंने काहे किया। देखिए 100 रुपया जो तमान या सरहवेशी जो वसूला था चंपारण में, नील किसान जो नीले ठेकेदार थे वो जो वसूले थे यहाँ से लोगों के कि आप नील की खेती नहीं कीजिएगा तो 100 रुपया हमको टैक्स दीजिए, तो उसका 25% लौटाने का राजी हुए थे। इसीलिए यहाँ उन्होंने कहा था एनजी रंगा ने कि कोई बात हुआ 100 रुपया लिए हैं 25 रुपया लौटाइएगा। लेकिन वो भी बहुत बड़ी रकम थी उस समय, माने बहुत बड़ा माने सम्मान था कि लौट गया, न तो वो नहीं लौटा था। सबका कर लीजिएगा। हाँ तब उसके अलावा आइए देखिए है आप लौटाइए कि कहाँ से लौटा देश भाई। नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की और 24 दिनों के बाद यह पदयात्रा 240 मील कहिए या 375 किलोमीटर चलकर 5 अप्रैल को दांडी पहुंची। अगले दिन 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से जो है पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के साथ ही शुरू हो गया था, साबरमती से ही। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजों के समर्थक एक समाचार पत्र था जिसका नाम था स्टेटमेंट ने व्यंग पूर्वक कहा कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबालेंगे जब तक कि डोमिनियन स्टेट न मिल जाए। तो ये भी प्रश्न आने वाले समय में बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबालेंगे जब तक डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। यह किसने लिखा है? तो स्टेटमेंट। और कब लिखा है? नमक जब तोड़े थे नमक कानून सीडीएम के दौरान। इसी क्रम में तमिलनाडु के तंजौर में बहुत ज्यादा सारा जगह यहाँ पर हुआ। अब देखिए धरसाना वाला सुनिए, धरसाना नमक सत्याग्रह सुने हैं ना। धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू इमाम साहब गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने किया। 21 मई 1930 को 2000 आंदोलनकारियों के साथ इन्होंने धरसाना नमक कारखाने पर धावा बोला और यहाँ पर पुलिस ने आंदोलनकारियों का बड़ी क्रूरता से दमन किया। उन्हें लोहे की मूठ लगी लाठियों से पीटा गया। धरसाना के इस भयावह दमन का दृश्य का उल्लेख न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार जो अमेरिका का था बेब मिलर ने निम्न शब्दों में कहा है कि संवाददाता के रूप में, माने जो न्यूज लेने वाला होता है लोग, मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे गली कूचों में मार काट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसाना जैसा भयावह दृश्य मैंने कभी नहीं देखा कि लाठी के मुठ लगी लोहे की लाठी यानी हंटर से इतना पिटाई हुआ था। धरसाना की क्रूरता का जन आंदोलन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। वाडाला, बंबई, सैनिकोटा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिदनापुर, बालासोर, उड़ीसा, पुरी, कटक, उड़ीसा नमक कारखाने पर भी इस तरह के प्रदर्शन हुए। बिहार में देखिए, बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर के विरोध में और चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों की इस्तीफे की मांग की गई। 2 काम किया गया था, एक तो चौकीदारी नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, और दूसरा चौकीदारी पंचायत के जो प्रभावशाली जो सदस्य थे उनके भी इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया। और बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद एवं अब्दुल बारी ने किया और भागलपुर का जो बिहपुर थाना है, बिहपुर गांव, इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, देखिए आप लोग बार बार कहते हैं ना कि किचनर वाला का क्या मैटर है, किचनर परीक्षण, तो सुनिए कनिंघम सर्कुलर का। असम के में छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरोध में
जिसके अंतर्गत छात्रों और उसके अभिभावकों को अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता था कि वे विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। ठीक है, मैंने आप शामिल नहीं होइएगा, कहाँ सरकार के संग है तबे तार लड़का हमारा स्कूल में पढ़ी। रुकिए अब किचनर वाला निकाल दें। किचनर परीक्षण अब कौन है जी, क्या नाम है? 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन न था? हाँ देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय किचनर विवाद हुआ था 1899 से 1905। बहुत सारा काम किया लॉर्ड कर्जन, और कुछ उसका बुराई वाला भी काम है, जैसे कि आपको बंगाल का विभाजन किया। तो किचनर विवाद के कारण जो ये त्याग पत्र दिया था, देखिए वर्ष 1900 में किचनर भारत का सेनाध्यक्ष बना। ठीक है, वह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। देसी नरेशों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए उसने इंपीरियल कैडेट कोर आईसीसी की स्थापना की और किचनर से विवाद के कारण 1905 में कर्नल त्याग पत्र दिया। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है यहाँ पर कि देसी नरेश के जो राजकुमार थे उनके सैनिकों के लिए उसने आईसीसी की स्थापना कर दी। जिस तरह एनसीसी का स्थापना हुआ है, नेशनल कैडेट कोर, उसी तरह देसी जो नरेश के जो राजकुमार थे उनके सुरक्षा के लिए या जो उनके राज्य के लिए जो सैनिक बनेंगे उसके लिए उन्होंने इंपीरियल कैडेट कोर बना दिया। तो कर्जनवा कहा वाह तू तो गजब के बाड़ा भाई, तू ओकनी खतरा स्पेशल कैडेट बनल हमनी के राज करे राज कर दिए सन, मगर सेना मजबूत कल सन। तो यही से एकरा बीच विवाद हो गई 1905 में त्याग पत्र। किचनर से विवाद के कारण 1905 में कर्जन ने त्याग पत्र देकर चला गया। तो बार बार ये प्रश्न आता है कि किचनर विवाद किसके कार्यकाल से है? और लॉर्ड कर्जन के। हाँ, लॉर्ड कर्जन के। काहे कि देसी नरेश के जो राजकुमार रहे लो ओकरा खतरा ये स्पेशल कैडेट कोर बना देला। समझे? देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो हम लोग पढ़े 5 से 10, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय महत्वपूर्ण घटना है 1907 में अंग्रेज रूसी प्रतिनिधिमंडल आया। इसके द्वारा इंग्लैंड और रूस के मध्य सभी शेष मतभेद सुलझा दिए गए। क्योंकि यहाँ पर देखिए रूस बढ़ रहा था अफगानिस्तान के तरफ, आई जानता है कि अफगानिस्तान को अगर कब्जा कर लेता तो पाकिस्तान में घुस जाता। वो क्या है? वो सब कम्युनिस्ट माने लेबर पार्टी वाला है। आई लोग क्या है? पूंजीवादी है, को पटेगा। तो इसके समय मतभेद सुलझा लिए गए। मुस्लिम लीग का गठन हो गया 1906 में, मिंटो द्वितीय। 6 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया। यही प्रश्न पूछा है आपकी, कौन पूछा है? 68 बीपीएससी में दादा भाई नौरोजी यही न थे कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया। क्रांतिकारी खुदीराम बोस को इसी के समय फांसी दी गई 1908 में। तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ। चीन के साथ अफीम व्यापार बंद कर दिया गया और मार्ले मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पारित किया गया और वहीं पृथक निर्वाचन मंडल। लॉर्ड हार्डिंग वाला देखिए 10 से 16। लॉर्ड हार्डिंग काल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की यात्रा की। रानी मेरी 12 दिसंबर 1911 को हुआ। दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन रद्द। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। असम का शासन पृथक रूप से एक मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिया गया, कमिश्नर के अधीन। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में जब प्रवेश कर रहा था लॉर्ड हार्डिंग तो उस पर बम मारा लो। यही रास बिहारी बोस वगैरह थे और घायल हो गया। और 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके कार्यकाल में अन्य घटनाएं देखिए। 13 में ब्रिटिश शासन द्वारा शैक्षणिक सुधार संबंधी प्रस्ताव। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए थे। अब यहाँ दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियां। दिल्ली में क्रांति की स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम मारा। इस हमले में हार्डिंग के कई सेवक मारे गए और हार्डिंग बुरी तरह घायल हो गया और उस समय वह हाथी पर बैठा था। इसमें सचिंदर सन्याल, रास बिहारी बोस की मुख्य भूमिका थी। घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टर अमीन चंद्र, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, यही दीनानाथ बन गया था क्या सरकारी गवाह, शामिल थे। इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस 12 के नाम से मुकदमा चलाया और मुकदमे में अमीन चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई, जबकि रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए। और जब रास बिहारी बोस भागकर जापान गए तो क्या किए? आजाद हिंद फौज की
सफलतापूर्वक स्थापना कर दी है। ठीक है, एक और घटना है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि सुनिएगा लो तो मैंने दिल खुश हो जाएगा। उसका नाम है रेशमी रुमाल। देखिए, मैंने कहने का मतलब है कि जब ये क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी तो बंगाल से शुरू हुआ और कहाँ गया, महाराष्ट्र तक गया, दिल्ली तक गया, पंजाब तक गया, विदेशों में भी गया, अमेरिका में गया, जर्मनी में गया, वहां जापान में भी गया, वहां तक क्रांतिकारी गतिविधियां चली और कुछ मुस्लिम देशों में भी गया। ध्यान से सुनिएगा लोग, प्रथम विश्व युद्ध के आंदोलनकारियों को सुनहरे मौके का सामान लगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जो है उधर ध्यान है उसका, जिसके बाद उन्होंने भारत के शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। जो उन्हें लड़ता यही में हम हिंसा करें तो लोग डरा के भाग जाए लोग। इसके लिए फैसला किया गया कि हिंदुस्तान में जाकर भारतीय सैनिकों की मदद की जाए और गदर दल के विभिन्न क्रांतिकारी को भारत भेजा गया। यही गदर पार्टी वाला लाला हरदयाल वाला। ब्रिटिश सरकार को इन गतिविधियों की जानकारी मिल गई और भारत सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार था, भारत रक्षा अधिनियम 1915 बनाया। विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 45 लोगों पर मुकदमा चला, फांसी दे दी गई। करतार सिंह सराभा जो एक थे गदर पार्टी में से, और रास बिहारी बोस जापान भाग गए। सचिंदर सन्याल को भी देश से निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। कहाँ सचिंदर सन्याल शामिल थे? दिल्ली बम कांड में। हाँ, धीरे धीरे यह आंदोलन मृतप्राय हो गया। यहाँ पर ध्यान देखिएगा। इसी क्रम में 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया और उसी में राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बने, प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्ला बने और अन्य सदस्य बने। तो ये भी पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार का गठन सबसे पहले किसने किया? राजा महेंद्र प्रताप ने। कहाँ किया? 1915 में काबुल में। किसके सहयोग से? जर्मनी के। जर्मनी सहयोग करेगा जो इंग्लैंड का विरोधी है। हिजरत आंदोलन एक अन्य गतिविधि है जिसमें कई मुसलमान युवक भारत की सीमा पार करके अफगानिस्तान एवं तुर्किस्तान पहुंचे और वहां खुदाई खिदमतगार सेना की स्थापना की। इनकी कार्रवाइयों में से एक है रेशमी रुमाल का षड्यंत्र का प्लान। ये क्या किए थे कि एक रुमाल पर लिखकर पूरा एक नौकर के हाथे भेजवाए, पूरा षड्यंत्र कि कैसे होगा। लेकिन वह नौकर घबरा कर अपने मालिक को रुमाल दे दिया जो अंग्रेजों का मित्र था, जिससे यह षड्यंत्र विफल हो गया। 29-33 में ध्यान से सुनिएगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार एसआई में पूछा भी हुआ है। मेरठ षड्यंत्र केस मुकदमा 1929-33। कम्युनिस्टों को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, कम्युनिस्ट का जो प्रभाव बढ़ा था, तो ब्रिटिश सरकार ने 1928-29 में जन सुरक्षा कानून, व्हिटले कमीशन और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें बम मारे थे कौन? अरे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, और मेरठ षड्यंत्र केस का सहारा लिया। वर्ष 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस में कुल 32 लोगों को मुकदमा चला, जिसमें 3 अंग्रेज थे, फिलिप एस्परेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिनसन। तो यही प्रश्न में पूछा था कि वह कौन सा अंग्रेज था जिसे मन कार्रवाई किया गया, तो फिलिप एस्परेट। यह मुकदमा 3.5 साल चला। मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में ब्रिटिश काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। तो यही जो फिलिप एस्परेट है, इसको यहाँ पर अभियुक्त बनाया गया था। यही प्रश्न बिहार एसआई में पूछा हुआ था, हालांकि बाद में इसको छोड़ दिया गया।